गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं और आप सारे लोग कर ही चुके हैं। और अगर फिर भी नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे कुछ पोर्शन उसका ये रहा, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। और कल की क्लास में भी हमारी ये चर्चा हुई थी कि जैसे हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लेते हैं उसी के साथ साथ हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और आज की क्लास हमने प्रॉपर लगाई है, किस लिए? कोरिलेशन का दूसरा मेथड स्टार्ट करने के लिए। नाम तो सुना ही होगा, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। हमें जो कोरिलेशन निकालना है वो स्पीयरमैन के मेथड से निकालना है और ये मेथड काफी सिंपल है कार्ल पियर्सन से। ठीक है ना। चलो इस मेथड के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है जी। This method was developed by British psychologist Charles Edward Spearman in 1904। ये जो मेथड है ये बच्चों किसने डेवलप किया था? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। कौन? चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। और कब में किया था उन्होंने? 1904 में। इन दिस मेथड वेरियस आइटम्स आर गिवन रैंक्स। यहाँ पे अलग अलग आइटम्स को क्या दी जाती है? रैंक दी जाती है। क्या दी जाती है? रैंक अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड अ कोरिलेशन इज कंप्यूटेड बिटवीन दीज रैंक। पहले उन नंबर्स को रैंक दी जाती है उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग और फिर उन रैंक में क्या निकाला जाता है? कोरिलेशन निकाला जाता है। बच्चे लोगों ये जो होता है ना, ये जो रैंक कोरिलेशन मेथड होता है, जितने जैसे रियलिटी शोज वगैरह होते हैं है ना, जो अलग अलग जजेस होते हैं वो रैंक देते हैं अलग अलग कंटेस्टेंट को। ठीक है ना। तो हम ये पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कि दो जजेस या दो से ज्यादा जजेस के बीच में, या अगर सेट बनाए दो दो के सेट बनाए तो किसके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मतलब इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि दो जजेस की सोच किस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसने एक बंदे को फर्स्ट पोजीशन दी है उस दूसरे जज ने उसी बंदे को थर्ड पोजीशन दी है, तो इस केस में दोनों क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस चीज से हम ये पता लगा सकते हैं कि दो जजेस के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनकी सोच किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को लेके क्या चल रही है ना, कितनी अच्छी बॉन्डिंग उनके बीच में है, पॉजिटिव बॉन्डिंग है, नेगेटिव है ना, कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो हम इससे पता लगा सकते हैं। द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फॉर्मूला इज गिवन एज अंडर, बहुत सिंपल है बच्चों, आर के। मैं लिख भी देता हूं, आर के स्टैंड फॉर रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये सिंपल सा बच्चों इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब तुम पूछोगे भैया यहाँ पे डी क्या होता है? डी डिफरेंस होता है किसका? रैंक का। किसका डिफरेंस होता है? रैंक का। तो अपने को क्या करना होता है? वो आपको ना ऐसे रैंक देके रखेगा, जैसे ये R1 देके रखेगा, R2 देके रखेगा। ठीक है ना। आपको इन दोनों के बीच में क्या निकाल लेना है? हर एक नंबर के बीच में ऐसे डिफरेंस निकाल लेना है डी। कैसे निकलेगा? चाहे आप R1 में से R2 माइनस करो, चाहे R2 में से R1 माइनस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमन भैया क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बिकॉज अपने को डी स्क्वायर करना है। क्या करना है? क्यों? और वही चाहिए मेरे को, सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए ना, 6 सिग्मा डी स्क्वायर उधर लिखा है ना। तो एक्चुअल में मेरे को क्या चाहिए? ये वाला चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर। तो मैं R1 में से R2 को माइनस करूं, चाहे R2 में से R1 को माइनस करूं, क्योंकि मेरे को डी स्क्वायर करना है, तो अल्टीमेटली वो नंबर क्या ही हो जाने वाला है? पॉजिटिव हो जाने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डी निकाल लूंगा, डी निकालने के बाद क्या निकालूंगा? डी स्क्वायर निकालूंगा। क्या निकालूंगा? लेट सपोज कृष्णा इधर 4 लिखा हुआ है और इधर 6 लिखा हुआ है। तो कुछ भी करे आप, चाहे 4 में से 6 घटाए, चाहे 6 में से 4 घटा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस निकालेंगे तो आप या तो अगर इसमें से उसको माइनस करेंगे तो -2 आएगा, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 प्लस के 2 आ जाएगा। तो लेट सपोज मैं R1 में से ही R2 को माइनस कर दूं तो -2 आ गया। अपने को इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर जैसे ये नंबर आएगा यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? और बस सारी चीजें तो हमारे पास, सारी चीजें क्या, एक ही चीज तो निकालनी है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। 1 की वैल्यू कहीं से लेके आनी है?
बोलो, 1 की वैल्यू कहीं से लेके आनी है? अरे 1 तो 1 है लाला, 1 तो 1 है। -6 एज इट इज, वो तो नंबर है, वो उधर लिख लेंगे फॉर्मूला में। ये सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हम इधर निकाल चुके, ये रख लेंगे। अपॉन एन काउंट कर लेंगे कितने हैं, एन इंटू एन स्क्वायर -1। ये काम करना है हमें बच्चों। हाँ जी, वो कह रहा है रैंक कोरिलेशन को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नीचे वाला देखना, आर के इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो ये कोई दूसरा फॉर्मूला है, ये एन की मल्टीप्लाई इधर कर दो अंदर, एन की मल्टीप्लाई एक बार एन स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगी, एन क्यूब हो जाएगी, और -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन हो जाएगा, एन की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन हो जाएगा। मुझे तो ये ऊपर वाला सही लगता है, बाकी बुक्स में ये दे के रखता है नीचे वाला 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। बच्चे क्यूब को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, है ना, तो इससे थोड़ा उसे कॉमन ले लो ऊपर, तो ऊपर वाला वो सही रहता है, थोड़ा सिंपल भी हो जाता है। आर के इज इक्वल टू बोल दो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। कोई डाउट है क्या? देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये बोल रहा है हेयर आर के इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। आर के का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, मतलब जो हमने रैंक के थ्रू क्या निकाला है, कोरिलेशन निकाला है, ये वो है। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस। ये क्या होता है, जो रैंक है उनका जो डिफरेंस है, उनका जो स्क्वायर है उसका सम है। एन इज एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैंने फॉर्मेट दिया है, यहाँ पे वो आपको एक्स दे के रखेगा, ये कंप्लीट दिया है, कंप्लीट। बच्चों ये यहाँ पे ना जो क्वेश्चन चलते हैं दो तरीके से चलते हैं, या तो वो ऑलरेडी आपको रैंक देगा कि हमने रैंक दे दी, वो ऐसे बोलेगा दो जज है उन्होंने ये रैंक दी है। जब रैंक दे चुके हैं तो सीधा क्या निकालना है, हमें डी निकालना है, क्या निकालना है। लेकिन अगर अभी तक रैंक नहीं दी तो वो क्या देगा आपको, एक एक्स देगा और एक वाई देगा। बात समझ में आ रही है? आप क्या करोगे, एक्स को रैंक दोगे R1, वाई को रैंक दोगे R2, और इन दोनों को क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू R1 माइनस R2। d आपके पास आ गया, फिर डी स्क्वायर निकाल लेंगे, और फाइनली बस एक चीज चाहिए हमें यहाँ से, सिग्मा डी स्क्वायर। ये बच्चों इसका कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये कुछ आपको आधे अधूरे भी क्वेश्चन देगा, आधे अधूरे इन द सेंस आपका काम आसान करके देगा, सीधा रैंक देगा तो आपको डी निकालना है, डी स्क्वायर निकालना है, सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है, डी डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर। लेकिन अगर उसने रैंक नहीं दी तो क्या कीजिएगा बोलो, पहले रैंक दोगे, फिर डी निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर, और फिर उसका समेशन कर देंगे सिग्मा डी स्क्वायर, और फाइनली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर के इज इक्वल टू व्हाट सुचित, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है जी, करें स्टार्ट। ये देखो, वो कह रहा है रैंक के बारे में बता रहा है, रैंक्स गिवन मे बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। रैंक आप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, लेकिन जो एक को दोगे दूसरे को भी उसी के अकॉर्डिंग देना। अगर असेंडिंग में दे रहे हो तो रैंक, तो दोनों को असेंडिंग में देना, और अगर डिसेंडिंग में देना चाहते हो तो दोनों को डिसेंडिंग में देना, अदरवाइज एक बुरा मान जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलो देखते हैं, कुछ बोलना है। फर्स्ट केस बोल रहा है वो, व्हेन रैंक्स आर गिवन। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कोरिलेशन जब रैंक ऑलरेडी दे के रखी है। इन दिस केस डायरेक्टली कैलकुलेट द डी। तो वो कह रहा है इस केस में आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली क्या करना होगा, डी कैलकुलेट करना होगा, एंड फॉलो द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। और क्या फॉलो करना होगा, जो प्रोसीजर है बाकी का। प्रोसीजर क्या है, डी निकालने के बाद डी स्क्वायर निकालिएगा, फिर सिग्मा डी स्क्वायर एंड अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। तो यस और नो? चलो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना, और बच्चों के चेहरे पे हंसी खुशी चमक। कंटेस्टेंट देखो कौन कौन है, अरे देखो कहाँ कहाँ से दूसरे देश से इंपोर्ट किए हमने, ठीक है, अपने देश में कमी है इनकी। तो पहला कंटेस्टेंट है कौन, छपरी, कौन है छपरी, है ना, और रैंक बाय अशनीर, अशनीर ने रैंक दिए छपरी को 1, अनुपम ने रैंक दिए कितना 1। दीदी कह रही है ये तो सुना सुना हुआ सा नाम लग रहा है ना? हाँ जी,
अश्नीर और अनुपम। तो कंटेस्टेंट कौन है? एक छपरी है, एक छावा है, एक चिंटी है, एक चंपा है, एक चमेली, एक ढोकला, एक ढक्कन और एक पिद्दी। ठीक है ना? सारे लोग क्या किए हमने? इंपोर्ट किए और इनको रैंक दी है। देखो अश्नीर ने कितनी रैंक दी है? 1। अनुपम ने भी कितनी रैंक दी है? 1। छावा को 2, इसने भी 2। अरे वाह, सबको सेम रैंक दी है। यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? देखो ना, नाम पे मत जाओ बेटा, नाम पे जाओगे तो नहीं चलेगा काम। कहने को छपरी है लेकिन रैंक कितनी मिली है? 1। ठीक है ना? फिर कौन है? छावा। कौन है? छावा को कितनी रैंक मिली है? 2। और दोनों ने इतनी रैंक दी है। चलो देखते हैं। देखो कोरिलेशन क्या बताता है कि जो रैंक मिली है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तुम्हें क्या लग रहा है? जो एक ने दी है रैंक वही दूसरे ने दी है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा? और बिल्कुल सेम रैंक दी है तो इसका आंसर वेरी गुड +1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चेक करके देख ले। चलो, रैंक तो मिल ही चुकी है, सीधा क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। डी कितना आएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0। अरे वाह, डी स्क्वायर निकाल दो, देखो कितना जिंदगी में काम है। 0 0 0 0 0। फाइनली सिग्मा डी स्क्वायर निकालो। 0। फॉर्मूला अप्लाई करो। आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है? कोई शक है क्या? वैल्यू पुट करूं क्या? 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 0 अपॉन में एन कितना है? 8 इंटू 8 स्क्वायर -1। नीचे सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ऊपर देखो 6 के मल्टीप्लाई में क्या है? 1 माइनस ऊपर क्या बना? 0। चलो नीचे अगर तुम सॉल्व कर भी लोगे तो ऐसे करोगे, इतना ज्यादा नहीं सॉल्व करूंगा। 64 -1 63 इंटू 8 कर लेना। लेकिन हो क्या जाएगा वो पूरा? 1 माइनस, जब न्यूमरेटर में 0 तो सारे बच्चों को पता है तो क्या ही बनेगा पूरा फ्रैक्शन? 0। तो इज इक्वल टू आंसर कितना आया? 1। कितना आया? प्लस के 1 की माइनस के 1? प्लस के 1। और तुम देख लो, तुम पहले नहीं बता रहे थे, दोनों ने रैंक बिल्कुल सेम दी है, तो आंसर कितना आना चाहिए था? +1, और वही आया। अच्छा, एक काम करोगे क्या? चलो वैसे काम क्या करने का, 16 क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 है। 16 अभी कर रहे हो? कर लो, चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्या नमन भैया, ये कोई क्वेश्चन था? हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 देखे। कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस बार हो इनकी लड़ाई बच गई। किसकी? अश्नीर की और अनुपम की। है ना? जिसने छपरी को एक रैंक दी अश्नीर ने, तो अनुपम बोला कितनी रैंक देंगे अपन लोग? 8 देंगे। है ना? तो उल्टा हो रखा है कि नहीं हो रखा है? पिद्दी को अश्नीर ने कितनी रैंक दी? 8। अनुपम क्या बोल रहा है? यही तो सबसे बढ़िया है, यही विनर है। समझ में आ रही है? आपके अकॉर्डिंग दोनों ऑपोजिट चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? और बिल्कुल एकदम ऑपोजिट चल रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? कर लो कैलकुलेट। नेकी और पूछ पूछ, देरी किस बात की? करो जल्दी से सॉल्व। रैंक ऑलरेडी गिवन है बच्चों यहाँ पे, है ना? ये ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि रैंक दी हुई है या देनी है, तभी गड़बड़ कर बैठो।
कितना आया बच्चों इसका आंसर? -1 ही आया ना। और तुम्हें पता भी पड़ रहा है ना कि आर के इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? -1। क्यों आना चाहिए बताना -1? बिकॉज दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। इन अ सिंगिंग कंपटीशन 2 जजेस रैंक द 7 कंटेस्टेंट, यानी कि रैंक ऑलरेडी दे रखी है। हम क्वेश्चन वही कर रहे हैं ना जब रैंक दी हुई है। से यस और नो। तो वो कह रहा है कि 7 कंटेस्टेंट को 2 जजेस ने रैंक दी है और आपको कोरिलेशन निकालना है। तो एक तो श्रेया ने दी हुई है और अरिजीत ने रैंक दी हुई है, तो सीधा क्या निकालो? डी निकालो, डी स्क्वायर निकालो, सिग्मा डी स्क्वायर एंड फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 होगा। 18 और 19 जल्दी से करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों आंसर है 0.285 या 286। ठीक है ना। कुछ भी आ रहा हो आपका, बहुत 0.285 आ रहा हो या 286 आ रहा हो। ठीक है ना। लिख दे हम यहाँ पे 0.285 या 286। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 भी कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बच्चों 0.786। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 अपने एंड से कोशिश करो, बाकी तब तक सब 19 कर ही लेंगे। मैं तो अगर नहीं हूं आपको तो मैं तो बताऊंगा ही फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में सुनो बच्चों। हाँ जी, वो बोल रहा है 10 कॉम्पिटिटर्स इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन आर रैंक्ड बाय 3 जजेस। 10 कॉम्पिटिटर है यानी कि कंटेस्टेंट है, और सिंगिंग कंपटीशन में उनको रैंक दी गई कितने जज के द्वारा? 3 के द्वारा। इन द फॉलोइंग ऑर्डर, वो दिया हुआ है नीचे इन्होंने कि किसने, जैसे श्रेया ने रैंक दी है, ठीक है ना। जो एक बंदा है उसे 1 दी है, फिर एक को 5 दी है, 4 8 9 6 ऐसे ऐसे करके रैंक दी है। अरिजीत ने भी रैंक दी है। श्रेया ने जिसको 1 रैंक दी है फर्स्ट नंबर पे डाला है। अरिजीत ने बोला ए चल फर्स्ट पे नहीं है, किस पे है? फोर्थ पे है। पलक बोल रही है पागल है ये, है ना, इसको 1 और 4 नहीं देने का, ये तो 6th नंबर पे आएगा। बात समझ में आ रही है ना? आई होप आप तीनों को जानते होंगे, ठीक है ना। ये कह रहे हैं यूज रैंक कोरिलेशन। आपको क्या यूज करना है? रैंक कोरिलेशन, माने स्पीयरमैन का मेथड लगाना है, ठीक है ना। कोफिशिएंट टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जजेस, वो बोल रहे हैं कि आपको, आप ये बताओ कि कौन सा पेयर है जजेस का, वेदर वो श्रेया और अरिजीत, या अरिजीत और पलक, या पलक और श्रेया,
है ना, आपको पेयर बताना है कि विच पेयर ऑफ जजेस हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन सिंगिंग कंपटीशन। मतलब ऐसा पेयर बताना है आपको जजेस का जिनके जिनके अप्रोच में, जिनके सिंगिंग के टेस्ट में काफी क्या है, सिमिलैरिटी है। मतलब जिनके दोनों जजेस की जो अप्रोच है वो सेम चल रही है, यानी कि जिसने कहने का मतलब ये है कि जिनका भी सबसे ज्यादा क्या आएगा, कोरिलेशन आएगा। अरे कुल मिला के बॉन्डिंग पूछ रहा है भाई, वो कह रहा है कि एक पेयर ऐसा निकाल के बताओ, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्डिंग हो, वेदर वो बॉन्डिंग श्रेया और अरिजीत के बीच में है, अरिजीत या पलक के बीच में, या पलक या श्रेया के बीच में, यही तो बनेगा ना कॉम्बिनेशन, इससे अलग कुछ बन सकता है भाई? या तो हम श्रेया और अरिजीत के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे, या अरिजीत और पलक के बीच में, या पलक और श्रेया के बीच में। सही है सोनो? तो अपने आप में बच्चे 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? पहले तो आप ये दोनों को ले, किसको, किन दोनों को ले? मैंने पेन कहाँ रख दिया? पहले आप इन दोनों को लोगे, अरिजीत और श्रेया को, है ना, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप किसको लोगे? अरिजीत और पलक को। और फिर किसको लोगे? पलक और श्रेया को। ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, और तीनों का आप स्पेयरमैन के मेथड से क्या निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, तीनों का अलग अलग। जिसका भी सबसे ज्यादा आएगा वही क्या है, आंसर होगा, वही पेयर क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि उसने पूछा ना कि आपने क्या डिस्कस करना है कि कौन से जजेस का पेयर नियरेस्ट अप्रोच रखता है टू कॉमन टेस्ट इन सिंगिंग कंपटीशन। मतलब दोनों की सोच, ऐसे कौन से 2 जजेस है जिनकी सोच मिलती है आपस में, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? बहुत आसान है। रैंक दी हुई है, सीधा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करना 3 बार अलग अलग, और फिर वो जो आपने डी निकाल लिया उससे डी स्क्वायर, और फिर तीनों में फॉर्मूला अप्लाई करो। जल्दी से करके दिखाओ ये काम। फिर इसके बाद करेंगे जब रैंक गिवन नहीं होती। ठीक है ना?
श्रेया और अरिजीत के बीच में क्या कोरिलेशन आया है? 0.56। और अरिजीत और पलक के बीच में कितना आया है? 0.74। और पलक और श्रेया के बीच में कितना आया? 0.63 ना, 0.06। डिवाइड में मिस्टेक की होगी आपने, तो वो आया 0.06। तो सबसे ज्यादा किसके बीच में बच्चे लोगों? अरिजीत और पलक के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है ना? उनकी सेंसेस सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है? ज्यादा काम कर रही है ना? यानी कि वो अच्छी रैंक दे पा रहे हैं, है ना? तो अगर हमें फाइनल नेक्स्ट वाले सीजन में अगर दो जजेस को रखना हो तो किसको रखेंगे? अरिजीत को और पलक को, ठीक है ना? क्योंकि अच्छी रैंक दे रहे हैं। हाँ बोलो ना। अच्छा, तो बच्चों तीनों का आंसर तो आ ही चुका। अब एक लाइन लिखेंगे बस। क्या लिखेंगे आप? Arijit and Palak have the nearest approach to common tastes in singing competition. अरिजीत एंड पलक, इधर से एज इट इज छाप देंगे क्वेश्चन में से, हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन सिंगिंग कंपटीशन, फुल स्टॉप। सिंस the rank coefficient of correlation since the rank coefficient of correlation is highest कितना? दैट इज 0.74 between them. बात आती है आपको समझ में? आगे चल सकते हैं। अभी तक हम रैंक कोरिलेशन निकालते थे जब रैंक ऑलरेडी दी हुई होती थी हमें। अब थोड़ा वर्कलोड हमारा बढ़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब हमें रैंक ऑलरेडी नहीं दे रखी होगी, ठीक है ना? हमें रैंक पहले देनी पड़ेगी, देन फिर जो अभी कार्यक्रम चला रहे थे फिर वो चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं, सिंपल यार। अभी बताया तो था, रैंक या तो असेंडिंग में दे दो या तो डिसेंडिंग में, लेकिन जो एक को दोगे उसी मैनर में देना दोनों को, ठीक है ना? इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन रैंक्स एंड देन कैलकुलेट द डी। सबसे पहले आपको रैंक देनी पड़ेगी, देन क्या निकालेंगे? डी। इधर अभी क्या निकालते थे? सीधा डी निकालते थे, लेकिन अभी पहले रैंक देनी पड़ेगी फिर डी निकालेंगे एंड फॉलो द रिक्वायर्ड प्रोसीजर। और फिर बाकी का जो बचा हुआ प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन मार्क्स असाइंड टू 10 स्टूडेंट बाय जज ए। ये देखो ध्यान से, अगर आप पढ़ोगे तो मार्क्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मार्क्स 10 स्टूडेंट को, जज ए ने और जज बी ने, एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, ठीक है ना? और हमें क्या निकालना है? कोरिलेशन निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? क्वेश्चन एक बार लिख लो, मुझे बताना। मैं सॉल्व करूं कि आप कर लोगे सॉल्व? आप कर लेंगे सॉल्व? चलो तो एक बार करके दिखाओ, ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं करूंगा। रैंक कैसे देने देने का आपको? असेंडिंग में दोगे या डिसेंडिंग में? जो मर्जी आई वैसे दे दो, ठीक है ना? लेकिन एक ही मैनर में देना दोनों को। करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 21 भी ऐसा ही है और क्वेश्चन नंबर 22 भी वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर एक आपको एक और पर्सपेक्टिव दूंगा, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा।
बच्चों इन्हें वैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज मत कर देना। कभी मीडियन के जैसा अरेंज कर दो। तुमने क्या किया है? मीडियन के जैसा अरेंज किया है या रैंक दी है? ऐसे देना। अरे मैं करके दिखाता हूँ यार इधर। नहीं, एक करके दिखा दूं मैं, हो जाएगा। रैंक देनी है, जो सबसे छोटा नंबर है मान लिया, उसे 1 रैंक दो, फिर उससे बड़ा नंबर 2 रैंक दो। ठीक है ना, ऐसे रैंक देनी है। कभी उन्हें मीडियन के जैसा अरेंज कर दो। 0.539, या आप ये बोल सकते हो 0.54 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 का बच्चों 0.904 इज द राइट आंसर। सारे बच्चे कर लो कंप्लीट, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी में। व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। ये 0.903 और 904 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे लोगों। क्वेश्चन नंबर 23rd। कैलकुलेट द स्पेयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मुझे नोट कराना, सॉल्व करते हैं इसे फिर यहाँ पे।
एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। कर लिया नोट? सॉल्यूशन 23 एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 19, 24, 12, 23, 23, 19, 10। ओके, मैं देख लेता हूँ कभी ऐसे पूरा क्वेश्चन करने के बाद पोपट बनवा दो। आगे y की वैल्यूज 9, 22, 20। सही है ना? एक बार चेक कर लो। ठीक है जी। चलो रैंक देनी है बच्चों R1, रैंक देते हैं और सेम एज R2। सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक देंगे, तो सबसे छोटा नंबर कितना है 12, उसको 1 देंगे। फिर कितना है 12 के बाद? 12 के बाद है 16, उसे सेकंड रैंक देंगे। फिर 19, उसे थर्ड रैंक देंगे। और फिर 9, ओ माय गॉड, यहाँ तो 19 कितनी बार आ चुका? 2 बार आ चुका। तो क्या 19 को एक बार 3 और एक बार 4 रैंक दे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जब ये भी 19 है वो भी 19 है, तो किसके साथ जागती करोगे? दोनों को सेम रैंक देनी पड़ेगी। लेकिन सेम रैंक देंगे कैसे? देखो एक बार तो 19 पे 3 नंबर पड़ रहा है और एक बार 19 पे कितना नंबर पड़ रहा है 4, तो दोनों का एवरेज निकाल लो। तो एवरेज कितना आ गया? 3.5। तो एक बार हम मतलब दोनों को हम कितना कितना रैंक देंगे? 3.5 और 3.5 रैंक देंगे। नंबर कितने चल चुके थे हमारे? 4। अब कौन सा नंबर देना है हमें? 5। 19 के बाद कौन आ रहा है? 23 आ रहा है, तो उसे 5 भी रैंक देंगे। और फिर 5 के बाद फिर कौन सी छठी रैंक पड़ेगी और वो किसको देंगे हम? 24 को। मुझे बताओ रैंक देने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? मान लिया 19 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट होता, तो आप क्या करते? 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमें एवरेज करना है। तो वो फिर कितना हो जाता? 5 और 4 9 और 3 12। 12 को किससे डिवाइड करते? 3 से, तो 4 4 रैंक देते। अगले वाले को फिर कितनी रैंक देते? 5 तक तो आ ही चुका था, फिर 6 देते रैंक। समझ में आ रही है आपको बात? चलो अब R2 देते रैंक। सबसे छोटा नंबर कौन है? 9, उसे देते हैं 1। उसके बाद 9 के बाद 14, उसे कितनी देते हैं रैंक? 2। उसके बाद इसे 3, उसके बाद 20, उसे 4, और उसके बाद 22, तो उसे कितनी जाएगी? 5 और 6, 6 और 5 11, 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5 और 5.5। मुझे बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? जब नंबर बच्चों रिपीट होते हैं तो रैंक इस प्रकार से दी जाती है, ठीक है ना? एवरेज करके रैंक दी जाती है। अब बस रैंक तो दे चुके, अब क्या निकाल लो? डी निकाल लो। डी कितना आएगा? 3.5 में से 1 जा करके 2.5, 6 में से 5.5 जा करके माइनस के 0.5, 1 में से 4 माइनस के 3, 5 में से 2 3, 3.5 में से 5.5 माइनस के 2 और 2 में से 3 माइनस का 1। डी स्क्वायर निकाल सकते हैं? 6.25 हो जाएगा। हाँ बोलो। और ये हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। हाँ जी बच्चों। और ये 9, ये भी 9, ये 4 और ये 1, तो सिग्मा डी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6.5 और 18 और 6 24, 24, 28, 29 हो जाएगा क्या? चलो जी बच्चों, अब यहाँ पे ना क्योंकि रैंक्स क्या हुई है? रिपीट हुई है, नंबर रिपीट हुए है ना, तो रैंक हमने अलग ढंग से दी है।
तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें फॉर्मूला में करेक्शन करना होता है, एडजस्टिंग फैक्टर डालना होता है। क्या डालना होता है? एडजस्टिंग फैक्टर। और इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? आर के इज इक्वल टू वॉट? 1 माइनस 6, अंदर चलेगा 6 तो बाहर निकाल लो, सिग्मा डी स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब माइनस एम, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यूब माइनस एम, और अपॉन में सेम रहता है एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब तुम बोलोगे नमन भैया ये कैसे किया आपने, थोड़ा सा इसका भी लॉजिक बता दो हमें। बच्चे लोगों जितने नंबर रिपीट हुए हैं, आपको एक बार मैंने आपको ऐसे ही बताया था, आपका एग्जाम था, है ना, और ये बात को समझने में मुझे 1 हफ्ता लगा था, मैं जो आपको 2 मिनट में बताऊंगा अगले। जितने नंबर रिपीट हुए हैं, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हुए हैं, एक तो कौन 19 और दूसरे वाली इसमें 22, तो 2 नंबर रिपीट हुए। जितने नंबर रिपीट हुए हैं, ये जो एडजस्टिंग फैक्टर है ये उतनी बार लिखेंगे। मान ले 3 नंबर रिपीट होते तो एक बार और लिखते इसे, कौन से फैक्टर को? 1/12 एम इंटू एम क्यूब माइनस एम। अगर 5 नंबर रिपीट होते तो ये टर्म 5 बार, इतना कराएगा नहीं आपको वरना फैल जाएंगे बच्चे, इसको ही करने में फैल जाएंगे, ठीक है ना, हालांकि है कुछ नहीं है ये, लेकिन फिर भी। तो जितनी बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, सॉरी मैंने क्या बोला, दोबारा से बोलता हूं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ये टर्म उतनी बार चलेगी। एक नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है m की वैल्यू उतनी होगी। इसका मतलब क्या, m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है? हाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू दोनों ही बार 2 रहेगी। क्यों? क्योंकि 19 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 22 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। सही है सोनो? बस सॉल्व कर देंगे इसको बच्चों। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितना आई? 29.5 प्लस 1/12 m की वैल्यू कितना? 2, 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 की क्यूब माइनस 2 अपॉन n कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 है, 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 29.5 प्लस 1/12 2 की क्यूब बेटा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 प्लस 1/12 अगेन 8 माइनस 2, ठीक है ना, 6 इंटू 35 लिख दूं, 6 6 36 माइनस 1 तो 35 बन जाएगा, ठीक है। आगे करते सॉल्व। 1 माइनस 6 इंटू, ये मेरे को बड़े वाला ब्रैकेट लेना चाहिए, ये ब्रैकेट ऐसे चल रहा है बड़े वाला, चलो जी 29.5 प्लस ऊपर में कितना बचेगा 6 और नीचे में 12 है तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 लिख सकता हूं मैं उसे? हाँ बोलो। और ऐसे ही इधर आ जाएगा, ये भी कितना बनेगा 8 में से 2 जाकर के 6 बनेंगे, 6/12 तो कितना बोलो 0.5 ही बनेगा वो भी। यस और नो? अपॉन 35 किस में करेंगे हम तो कितना बनेगा, आई थिंक 210 बन जाएगा क्या? 35 की 6 में करेंगे कहाँ पे, क्या चीज, कौन से वाला? नीचे कह रहा हूं मैं तो, नीचे। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो नीचे वाला जो 6 है इंटू 35 इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा तो क्या बनेगा बच्चों ये 1 माइनस ऊपर कितना बचेगा 37 हाँ जी, और अपॉन 35, ऊपर से एक पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी। सॉल्व करके बताओ जल्दी से 305 को डिवाइड करो 350 से और फिर उसे फाइनली 1 में से क्या कर दो माइनस कर दो,
0.129 इज द राइट आंसर। फाइनल आंसर है नहीं, डिवाइड करके कितना है 87, और फिर उसे क्या करना है, 1 में से माइनस करना है, तो 0.128 और 129 के समथिंग आएगा। ठीक है जी। कर लिया। बच्चों एक बार अगर आप ऊपर आओ, तो हमने यहां से चालू किया था आज की क्लास, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो तो उसका था कार्ल पियर्सन का स्पीयरमैन का मेथड हमने यहाँ से चालू किया। और आज ही की क्लास में हमने स्पीयरमैन में 3 चीजें पढ़ी। एक तो जब रैंक ऑलरेडी गिवन होती है तब कैसे सॉल्व करते हैं, तब तो बहुत आसान होता है, सीधा डी निकाल के डी स्क्वायर निकालने का। फिर दूसरा हमने पढ़ा बच्चों जब रैंक गिवन नहीं होती, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो क्या बड़ी बात है, रैंक दे करके फिर वही कार्यक्रम चालू करेंगे। और तीसरा हमने पढ़ा जो बच्चों मैंने अभी क्वेश्चन कराया आपको, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। ठीक है ना, जब रैंक क्या हो रही हो, इक्वल दी जा रही हो, देखो 2 नंबर थे, हमने एवरेज करके इक्वल रैंक दी और रिपीट हो रही है रैंक, तो उस केस में कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने क्वेश्चन तो करा दिया उसका, एक बार उसकी थ्योरी और पढ़ लेते हैं। और वो बात मेरी ध्यान रहे आपको कि जितने नंबर रिपीट होंगे एडजस्टिंग फैक्टर फॉर्मूला में उतनी बार चलेगा, और 6 को बाहर रखने का, वो समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, m की वैल्यू कितना होगी, एक नंबर जितनी बार रिपीट होगा m की वैल्यू उतनी होगी, है ना। कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि मेरे वाले क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व किया, दोनों नंबर दो दो बार ही रिपीट हो रहे थे, तो m की वैल्यू दोनों ही फैक्टर में दो दो रही, अदरवाइज 3 भी हो सकती है m की वैल्यू, ठीक है ना। वो तो देखना पड़ेगा कि कितने रिपीट हो रहे हैं नंबर। खैर इंग्लिश देख लेते हैं उसकी। वो कह रहा है व्हेन 2 और मोर देन 2 आइटम्स ऑफ अ ग्रुप, जब 2 या 2 से ज्यादा आइटम एक ग्रुप की हैव द सेम वैल्यू, उनकी क्या होती है सेम वैल्यू, जैसे 19 और 22 की बात कर रहा है, देन दे आर असाइंड अ कॉमन रैंक, तो हम उन्हें क्या देते हैं, एक कॉमन रैंक देते हैं। वो कैसे देंगे कॉमन रैंक, एवरेज करके, ठीक है ना। दिस कॉमन रैंक इज द एवरेज ऑफ द रैंक्स व्हिच दीस आइटम्स वुड हैव गॉट। क्या कह रहा है, ये जो कॉमन रैंक होगी ये कैसे देंगे, जो उन्हें रैंक मिलनी चाहिए थी, जो उन्हें रैंक मिलनी चाहिए थी उनका क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे और फिर उन्हें असाइन कर देंगे वो रैंक, ठीक है ना। स्पीयरमैन फॉर्मूला इज बेस्ड अपॉन द असम्पशन ऑफ डिफरेंट रैंक टू डिफरेंट आइटम। स्पीयरमैन का फॉर्मूला किस असम्पशन पे बेस्ड होता है कि अलग अलग आइटम को हम क्या देंगे, अलग अलग रैंक देंगे, जबकि यहाँ पे तो क्या हो गया, इक्वल रैंक आ गई, तो इसमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। सो इन द केस ऑफ इक्वल रैंक, तो इक्वल रैंक के केस में द कोरिलेशन इन द फॉर्मूला बिकम्स, सॉरी, द करेक्शन इन द फॉर्मूला बिकम्स नेसेसरी, तो इस फॉर्मूला में कुछ करेक्शन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। वी हैव टू ऐड करेक्शन फैक्टर, हम इसमें क्या ऐड करना होगा, करेक्शन फैक्टर। और आप देख लो आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 बाहर है, अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 into m cube minus m plus 1/12 into m cube minus m plus and so on। समझ में आ रही है, वो तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसा है, भाई जैसा डाटा वैसा चाटा, ठीक है ना। अपॉन में सेम है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। काफी सारे लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, गुमराह इन द सेंस कि देखो इसका हम कुछ नया फॉर्मूला बताएंगे, कुछ नहीं है, 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 6/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम प्लस 6/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम। ये क्या किया हमने, अरे 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी लाला, समझ में आ रही ना बात। आधे लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/12 को क्या लिखेंगे 0.5 इंटू एम क्यूब माइनस एम प्लस 0.5 इंटू एम क्यूब माइनस एम। आप जैसे चाहे वैसे लिख लो, मुझे ऐसा सही लगता है, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था आपको बताना, अब आपको जैसे अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट्स टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। इस मेथड को सॉल्व करते वक्त या इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, रैंक्स आर असाइंड ऑन एन एवरेज बेसिस। रैंक को कैसे असाइन करोगे आप, एवरेज बेसिस पे, एक बात। दूसरा, जो हमने एवरेज करके दी थी ना वो रैंक, उसकी बात कर रहा है। द करेक्शन फैक्टर इज टू बी एडेड फॉर ईच रिपीटेड वैल्यू। जो करेक्शन फैक्टर आपको ऐड करना है
वो हर एक रिपीटेड वैल्यू के लिए करना है, मतलब जितने नंबर रिपीट है उतनी बार करेक्शन फैक्टर डालना है आपको। करेक्शन फैक्टर क्या है यहाँ पे 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम गेट्स रिपीटेड, जितने टाइम एक आइटम रिपीट है इज कंसिडर्ड एज अ वैल्यू ऑफ एम, वो क्या रहेगी एम की वैल्यू रहेगी। द वैल्यू ऑफ एम कैन बी डिफरेंट, एम की वैल्यू अलग अलग हो सकती है फॉर ईच करेक्शन फैक्टर, अलग अलग करेक्शन फैक्टर के लिए। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंट आइटम्स गेट रिपीटेड, ये डिपेंड करता है कि अलग अलग आइटम कितनी बार रिपीट कर रही है, उसी के ऊपर एम की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमने 23rd कर लिया, जिसका आंसर आपने बताया 0.129 और 128, ठीक है ना, अराउंड इतना ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कीजिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे क्या या मैं कराऊं? चलो ट्राई करो एक बार, उसके बाद देखते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है माइनस के 0.92। दिस इज द राइट आंसर। और आप इसे और आगे बढ़ाना चाहो तो और भी आगे बढ़ा सकते हो, माइनस के 0.9285। ठीक है ना, वो मर्जी आपकी, श्रद्धा है, अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका नहीं हुआ वो यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सिग्मा डी स्क्वायर सही आ रहा है 159.5। उसके आगे ये रहा, 2 बार टर्म चलेगी और एक बार जैसे कि मैंने बताया था आपको m की वैल्यू 2 रहेगी और एक बार 3 रहेगी। ठीक है जी। हो गया बच्चों। देखो वैसे तो चैप्टर मेरे को कंप्लीट कराना था ये आज, 2 ही क्वेश्चन रह गए। मतलब एक सिंपल सा टॉपिक है, करेक्टेड कोरिलेशन। सारे बच्चे इस टॉपिक से वाकिफ भी होंगे। कैसे? क्योंकि हमने करेक्टेड मीन भी निकाला है, निकाला कि नहीं निकाला है, तो ये उसी के जैसा क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसे होमवर्क में भी ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता क्योंकि करके नहीं लाएंगे आप, तो अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि लगभग बच्चों 2 घंटे हो गए हमें पढ़ते पढ़ते, तुम्हारा भी ख्याल रखना पड़ता है। डाइजेस्ट नहीं करोगे, वापसी कर दोगे इसे, है ना। हालांकि आज आज की ही क्लास का एजेंडा था ये, कोई बात नहीं, कल की क्लास में आधा घंटा में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। और आधे घंटे में इसका, क्योंकि रिवीजन में ज्यादा कुछ है नहीं है, शुरू के टॉपिक्स का रिवीजन कराना, बाकी तो फॉर्मुलेज रिवाइज कराने हैं आपको, तो आधे घंटे में इसका रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं अभी इन क्वेश्चन को स्टार्ट कराऊंगा तो तुम्हें पता है मैं चालू तो हो जाऊंगा, लेकिन आधा घंटा लगेगा, फिर तुम बोलोगे अरे भैया 12:15 बज गए, ये बज गया, वो हो गया। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, मतलब जो अपना सेम टाइम इन द सेंस कि जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है, 4 से 5। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों।